So today we will be discussing the exam of 2021. इस पे जो थे टोटल 50 क्वेश्चंस थे एंड द लेवल वाज नॉट सो डिफिकल्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा था, हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो बच्चे अगर ये क्वेश्चन करना था, सबसे पहले ब्यूटेन 2,3 डायोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। यस, और अगर मैं यहाँ कंप्लीट करूं हाइड्रोजन के साथ तो दिस इज तो एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये है। ठीक है, अब और कैसे कैसे से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस। अब मैं ना इसको कैसे लिख रही हूँ, इसको मैं फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिख रही हूँ। आई विल बी राइटिंग दिस इन फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब फिशर रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हो, बिल्कुल इसको ऐसे कर देते हो, ऐसे लिख देते हो, एक फिश जैसे बना देते हो बैक, और उसके क्या स्केल देते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर CH3 इधर CH3। पहले केस में मैं H H OH OH रख दूं। फर्स्ट स्ट्रक्चर मेरे पास ये पॉसिबल था। सेकेंड स्ट्रक्चर बच्चे मेरे पास कौन सा पॉसिबल था, दैट वाज समथिंग लाइक दिस, कि मैं क्या करूं, ये रखा CH3 विल रिमेन दी सेम। मैंने क्या करा, इधर H रख दिया, उसके सामने OH रख दिया, इधर क्या रख दिया, इधर H और उसके सामने, अच्छा दूसरे वे कर लो, ऐसे कर लो कि जो हमारे पास H था, H के सामने OH, नीचे वाले में क्या आ जाएगा, इधर OH और यहाँ H। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दैट इज समवॉट लाइक दिस, ये CH3 ये CH3। अब मैं OH को यहाँ फर्स्ट वाले के OH को कहाँ रख रही हूँ, मैं रख रही हूँ टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये H आ गया और इधर H इधर OH। अब ध्यान से देखो, पहले वाले को बोलते हैं मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब, अगर मैं इसको इधर से कट कर, इफ आई कट इट फ्रॉम हियर, जो टॉप वाला पोर्शन होगा, चेक करो बिल्कुल डाउन वाले पोर्शन की तरह ये मीजोफॉर्म होता है। और मीजोफॉर्म क्या है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों था, क्योंकि इसमें भाई क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, क्योंकि अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम चाहोगे भी पास कर, ऊपर वाला ग्रुप अलग है नीचे के कंपैरिजन में, यहाँ एच आ रहा है इधर ओ एच आ रहा है, दिस इज डिफरेंट। इस केस में भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, और दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है बच्चे। एक बार मैं एच को क्या कर रही थी, एच को लेफ्ट में रख रही थी, एक बार मैं ओ एच को लेफ्ट में रख रही हूँ, तो दीज आर टू अरेंजमेंट। तो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे इन द केस ऑफ ब्यूटेन 2,3 डायोल, दैट विल बी इक्वल टू 2। अगला क्या दे रखा है, which of the following will be most reactive towards alcoholic KOH। अब इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब भी कोई अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहलिक KOH कैसे बिहेव करते हैं, बेस की तरह, और क्या करवाता है, एलिमिनेशन। और एक्वस KOH कैसे बिहेव करता है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो ये अल्कोहल प्रोडक्ट बनाता है, और एलिमिनेशन से तुम्हारे पास क्या बनता है, एल्कीन जेनरेट होता है। तो अब मुझसे क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स अल्कोहलिक केओएच। तो अगर मैं अल्कोहलिक केओएच की बात करूं तो इस केस में सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा रिएक्टिव होगा, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब किस बेसिस पे मैंने बोला तो वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। सबसे पहले एल्काइल हलाइड होना चाहिए था। अब यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यस। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो चेक करो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ जाता है, Br। क्या Br का रिमूवल आसान है, द आंसर इज नो, क्योंकि इसके लोन पे रेजोनेंस पे चले जाएंगे, और अगर रेजोनेंस पे चले गए कार्बन और ब्रोमीन में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो तोड़ना तो आसान नहीं। अगर मैं बात करूं किसकी, दैट इज व्हाट, ये हमारे पास CH3CO CH2 दे रखा। अब यहाँ CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास अल्कोहलिक KOH के साथ इतनी अच्छी रिएक्टिविटी नहीं दिखाता। अगर मैं बात करूं किसकी, इफ आई टॉक अबाउट बी एंड डी, ये दोनों क्या है, प्राइमरी, क्या है, दीज बोथ आर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्कोहलिक KOH के। क्यों होता है ऐसा, वो भी बताती हूँ। देखो,
क्योंकि जब मैं बात करूं CH3 CH2 Br दे रखा था, मैंने बोला एलिमिनेशन होगी, HBr जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, कैसे जाता है HBr, अच्छा वो भी बता देती हूँ। देखो ऐसे दे रखा था मेरे पास CH3 और ये आ गया तुम्हारा CH2Br, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ से HBr बाहर चला जाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनी एल्कीन। फोर्थ केस में तुम्हारे पास क्या दे रखा था CH3 CH2 CH2Br, यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में यू विल बी गेटिंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी तुम्हें पता है, देख लो। अब यहाँ ब्रोमीन कनेक्टेड था, इसको ऐसे लिख दो, दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन जो पड़ोसी का हाइड्रोजन है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या चला जाएगा, HBr चला जाएगा एंड डबल बॉन्ड विल बी। अब कौन सी एल्कीन मेरे पास ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एल्कीन जो है ये वाली एल्कीन इज मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल है जरा चेक करो, हमारे पास ये था, डबल बॉन्ड को डाल दो डब्बे बाहर, कितने हाइड्रोजन थे इसके पास, 3, इसके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेट है, 3 हाइपर कॉन्जुगेट है। और ऊपर वाले के केस में एल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा किससे बताते हैं, एल्कीन की अगर कभी भी स्टेबिलिटी बतानी हो ना, दैट इज ऑलवेज डन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं होता, H फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, H फॉर हाइड्रोजन, पर किसके हाइड्रोजन, पड़ोसी के। तो ये डब्बे में डाल दिया, 3 हाइपर कॉन्जुगेट थे, डबल बॉन्ड को डब्बे में डाला, कोई पड़ोसी कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन तो दूर की, या कोई भी हाइपर कॉन्जुगेट। ज्यादा स्टेबल कौन सी है, जिसपे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट आएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या दे रखा है, when phenol is treated with chloroform and NaOH the product formed as, ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, कैसे आया था जरा देखो। अगर कभी भी हमारे पास फिनोल का रिएक्शन किसके साथ होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में क्या मिलता है, NaOH, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है, दिस इज अ रीमर टीमन रिएक्शन। अब जो रीमर टीमर रिएक्शन होता है ना बच्चे, इसके केस में हमारे पास क्या होता है, ये OH तो ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड मिलता है, ये OH, इसके बिल्कुल साथ CHO ग्रुप लग जाएगा, दिस इज व्हाट, दैट इज अ सैलिसिल्डिहाइड। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि इस केस में हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बना। अगर पूछ लिया बाय चांस कि हमारे पास इस केस में तुम्हारे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड जो होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड एज CCl2, ये इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। तो इस केस में क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट होती है। अब नाम अगर देना तो CHO प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजाल्डिहाइड, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड डायरेक्टली दे रखा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। थर्ड में हमारे पास क्या है, डायरेक्टली रीमर टीमर रिएक्शन दे रखा है। अगला बच्चे हमारे पास क्या है, दैट इज फोर्थ। फोर्थ क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl। सबसे पहले एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl को हम क्या बोलते हैं, जब भी क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारे पास एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ क्या प्रेजेंट होगा, कंसंट्रेटेड HCl, इसको बोला क्या जाता है, दैट इज टर्म्ड एज योर ल्यूकास रिएजेंट, दिस इज योर ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट का क्या काम होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, किसको, अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर। और ल्यूकास रिएजेंट में ना क्या होता है, कार्बोकटायन फॉर्म होता है, तो अगर कार्बोकटायन फॉर्म होगा तो सबसे जल्दी रिएक्शन कौन देता है, रिएक्शन इज फास्टेस्ट विद टर्शरी, जहां भी मेरे पास टर्शरी ग्रुप होगा वहां रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा, क्योंकि जहां टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा, क्योंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट में तो ऐसे ही होता है। अब जरा चेक करो क्या क्या ऑप्शन दे रखा था तुम्हारे पास, यू वर गिवन, सबसे पहला हमारे पास क्या दे रखा था, हाँ
ट्राइमिथाइल कार्बिनोल, फिर दे रखा था आइसोप्रोपेनोल, इथेनॉल एंड प्रोपेनोल। तो इसके लिए स्ट्रक्चर का पता होना बहुत जरूरी था। तो देखो फोर्थ में हमारे पास क्या आएगा। अब फोर्थ के केस में बच्चे अगर मैं बात करूं किसकी, सबसे पहला दे रखा था ट्राइमिथाइल कार्बिनोल। कार्बिनोल कार्बोकटायन को ही बोलते हैं। तो ट्राइमिथाइल का मतलब मेरे पास 3 CH3 ग्रुप थे। ट्राइमिथाइल कार्बिनोल का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दिस वाज अ टर्शियरी कार्बोकटायन ना। आइसोप्रोपेनोल क्या होता है, दिस इज दिस CH, CH3, प्रोपेनोल, 3 कार्बन और साथ में OH। अगर इसको तोड़ोगे क्या मिलेगा, एक कार्बन जिसके 2 कार्बन पड़ोसी थे, दिस वाज अ सेकेंडरी कार्बोकटायन। इथेनॉल की बात करो तो C2H5OH प्राइमरी है। प्रोपेनॉल की बात करूं CH3, CH2, CH2OH, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, टर्शरी वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर ट्राइमिथाइल कार्बिनोल विल बी द आंसर। आगे क्या दे रखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन। तो फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे करेंगे, तो जरा वो देखो। अगर मैं बात करूं ट्राइब्रोमिनेशन, तो यहाँ ना दो चीजें होती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब भाई हमारे पास फिनोल है OH, ये दे रहे, फिनोल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और कभी भी पाई सिस्टम के आगे वाला अगर लोन पेयर है ना, तो ये क्या दिखाएगा, प्लस आर, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। और जो प्लस आर इफेक्ट वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ ना हमेशा दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। या तो तुम्हारे पास क्या दे देगा, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है ये नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, जो भी प्लस आर इफेक्ट वाले हैं वो क्या करेंगे, इस ब्रोमीन को किधर लगा देंगे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन। एक बार क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये मिलेगा। पर अगर मैं बात करूं किसकी, यही तुम्हारे पास ब्रोमीन किसके साथ दे रखा है, वाटर के साथ। तो जब वाटर के साथ होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ Br+ आयन मिलते हैं। तो हमारे पास यहाँ इधर पहले केस में मोनोब्रोमिनेशन हुई थी, मोनो ही थे ना, एक हाइड्रोजन हटके ब्रोमीन लग गया। बट अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ डायरेक्ट ट्राइब्रोमिनेशन होती है, दैट मीन्स तुम्हारे पास जो भी क्या थे, ऑर्थो, दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आके लग जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइब्रोमिनेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्राइब्रोमिनेशन में दो ऑर्थो और एक पैरा फ्री होना चाहिए। अब पीछे वाले केस में देखो, यहाँ मेरे पास ऑर्थो फ्री नहीं है, तो यहाँ ट्राइब्रोमिनेशन नहीं हो सकती। यहाँ पैरा फ्री नहीं है, यहाँ भी ट्राइब्रोमिनेशन नहीं हो सकती। यहाँ मेटा, मेटा पे तो अगर कोई ग्रुप लगा उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ भी पैरा पे NO2 ग्रुप लगा है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 6 देखो, which of the following, अच्छा, isopropyl benzene on air oxidation in the presence of dilute acid gives। तो ये क्या पूरा एयर ऑक्सीडेशन की बात है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन किसको बोलते हैं, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एक कार्बन पे जब दो एल्काइल ग्रुप सेम लगे हो, प्रोपाइल बोला मतलब टोटल 3 कार्बन होने चाहिए, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसकी तुम क्या कर रहे हो, एरियल ऑक्सीडेशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। एरियल ऑक्सीडेशन जब डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में करते हैं ना बच्चे, उस केस में डायरेक्टली हमारे पास क्या बनता है, वी गेट फिनोल, फिनोल। और साथ में क्या मिलेगा, साथ में तुम्हारे पास एसीटोन मिलेगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एक और नाम भी होता है, इसको क्यूमीन बोलते हैं। तो क्यूमीन से फिनोल का बनना, प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो रिएक्शन होता है ना बच्चे, ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। नीट में ना एक बार इसका इंटरमीडिएट भी पूछा हुआ है, तो इंटरमीडिएट क्या बनते हैं इसमें वो भी बता देती हूँ। देखो, अगर इसके केस में इंटरमीडिएट देखना चाहते हो तो हमारे पास क्या था, CH, CH3, CH3, ये था ना। अब जब हम O2 डालते हैं तो क्या होता है,
हमारे पास ऑक्सीजन की इंसर्शन हो जाती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, फ्री रेडिकल बनेंगे ना, तो ऐसे बन जाता है OOH CH3 ये बनता है हमारे पास। तो ये दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कौन सा इंटरमीडिएट बना। तो क्यूमीन से अगर मुझे किसकी प्रेपरेशन करनी है, फिनोल की, सो दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म। देखो आगे, सेवेंथ क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। मतलब तुम पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो, क्योंकि अल्कोहल पार्शियल ऑक्सीडेशन पे क्या देता है, एल्डिहाइड या कीटोन। पार्शियल ऑक्सीडेशन पे क्या देता है, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे हमेशा क्या मिलेगा बच्चे, हमारे पास या कीटोन। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो अल्कोहल की तो मिलता है एसिड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे एसिड मिलेगा। मुझे तो क्या चाहिए था, एल्डिहाइड या ऑक्सी या कीटोन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, दैट इज योर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग जिसका भी घटिया सा नाम होता है ना, पिरीडियम क्लोरो, बड़े कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं, वो वीक होते हैं। तो पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट PCC इस कन्वर्जन के लिए यूज होता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, ऑलरेडी भी पूछा हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एसिड वाज गिवन, साथ में रेड फास्फोरस मिल गया, खतरे की घंटी। ये भी प्रीवियस ईयर से ही आया, कैसे, क्लोरीन और रेड फास्फोरस HVZ रिएक्शन, हेलवोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होता है। HVZ रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी एसिड दे रखा हो CH3 CH2 COH, तुमने क्या लिया, क्लोरीन और रेड फास्फोरस, यह क्या करवाएगा, अलाइलिक, या ऐसे बोलो हमारे पास अल्फा क्लोरीनेशन करवाएगा, अल्फा क्लोरीनेशन। तो अगर मैं अल्फा क्लोरीनेशन की बात करूं, अल्फा कौन सा, ये देखो, ये था CH3 CH2 COOH। अल्फा कौन सा हो, इस कार्बोनिल के अगला वाला कार्बन, दिस इज अल्फा का, इसका एक हाइड्रोजन हट के तुम्हारे पास क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, ये होगा अल्फा हैलोजिनेशन। अब बच्चे उसके बाद हमारे पास क्या करा गया है, इसका रिएक्शन करवाया गया है विद अल्कोहलिक KOH। अब अभी अभी बताया था अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक चीज कभी भी अल्कोहल नहीं बनाएगी। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन। और अगर एलिमिनेशन करेगा तो कैसे करेगा, ये मिला Cl, पड़ोसी का हाइड्रोजन ले लेगा, तो कैसे आ जाएगा CH2H CHCl, और ये आ जाएगा COH। तो यहाँ से HCl बाहर निकालेगा, एलिमिनेशन में हमेशा एल्कीन मिलती है, तो क्या मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COH। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डी नहीं, इसके केस में कौन सा है करेक्ट आंसर, दैट वाज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये याद रखना, क्लोरीन रेड फास्फोरस खतरे की घंटी होती है, मतलब क्लोरीनेशन का कुछ खास रोल है यहाँ, क्या होगा, अल्फा पोजीशन की ही क्लोरीनेशन कर। अगला क्या दे रखा है, दैट इज योर सेल्फ कंडेंसिएशन कर रहे हो 2 moles ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड ईच। तो अगर मैं किसकी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द नाइन्थ क्वेश्चन, तो सेल्फ कंडेंसिएशन हो रही है 2 moles ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO OC2H5 प्लस, ऐसे लिखो, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, ऐसे लिखो इसको HCH3, इसके सेकंड मोल को ऐसे लिखोगे HCH3COOC2H5। अब बस क्या करो, यहां से वाटर रिमूव कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3CO, CH2 आएगा ना, CH2COOC2H C2H। तो इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज इथाइल एसीटो एसीटेट। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऐसे रखना था कि इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके सामने आ जाए OC2H5 के, तो अल्कोहल निकल जाता एंड यू विल गेट दी प्रोडक्ट। यस, अगला देखो हमारे पास क्या है, दैट इज योर 10th क्वेश्चन।
द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMN। अब अगर मैं इथाइल बेंजीन की बात करूं बच्चे, तो इथाइल बेंजीन हमारे पास क्या होगा, दिस इज दिस, बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप इज देयर, CH2CH3, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हो। जब भी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हो, बाहर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या देता है ये तुम्हारे पास, उसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बना देता है। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह ये दे रखा होता CH3 और साथ में KMnO4 देता, तभी भी एक ही कार्बोक्सिलिक, दैट इज बेंजोइक एसिड देता, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगला क्या है, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH विद पैराटोलिडीन, तो ये तुम्हारे पास क्या था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है। अगर बच्चे मैं 11th क्वेश्चन की बात करूं, तो 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए पैराटोलिडीन किसको बोलते हैं। पैराटोलिडीन इसको बोलते हैं, दिस इज योर पैराटोलिडीन, दैट इज CH3 पैरा पोजीशन पे और NH2। एनालीन पे अगर पैरा पोजीशन पे क्या लग जाए, एनालीन पे अगर पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लग जाए, दिस इज पैराटोलिडीन। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, CHCl3 प्लस KOH। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास वी गेट आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होती है। क्या होगा, वी गेट CH3 और ये आ जाएगा NC प्लस 3KCl प्लस वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट। और कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देता है, हमेशा प्राइमरी अमीन्स क्या देते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमीन, देखो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, ये देखो NH2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज अ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की डिटेक्शन के लिए आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर कार्बाइल अमीन टेस्ट। इसकी बहुत फाउल स्मेल होती है, तो उससे पता लग जाता है कि हमारे पास दिस इज अ कार्बाइल अमीन टेस्ट। अब देखो 12th, when nitrobenzene is reduced with zinc and methanolic KOH, the product formed as। अब बच्चे जब भी हम क्या करते हैं नाइट्रोबेंजीन की बात, so this is your नाइट्रोबेंजीन NO2, इसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं, जिंक के साथ एंड मिथेनोलिक KOH, दैट मींस अल्कोहलिक KOH दे रखा। तो इस केस में बच्चे हमारे पास क्या मिलता है, हमेशा हमारे पास एजोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो अगर मैं एजोबेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, तो एजोबेंजीन कैसे दिखता है बच्चे, एजोबेंजीन इज दिस, एजोबेंजीन जो होगा दिस लुक्स लाइक दिस, यहाँ बेंजीन रहे N डबल बॉन्ड N और ये आ जाएगा फिर से बेंजीन, तो दिस इज योर एजोबेंजीन। क्या होता है, 2 मोल्स NO2 के लिए जाते हैं, कपलिंग होती है, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं, तो यहाँ फॉर्मेशन किसकी होगी, एजोबेंजीन की होगी। करके भी दिखा देती हूँ, देखो इसका लिखा PHNO2, साथ में किसको लिया, जिंक प्लस PHNO2, इसको ऐसे लिख दो, I have written it as PHNO2। यहाँ से क्या होता है, इधर से ऑक्सीजन बाहर निकल के जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। जिंक ऑक्साइड के कितने, यहाँ 4 ऑक्सीजन निकले, तो 4 मोल जिंक ऑक्साइड के, तो 4 जिंक लेना पड़ता। तो तुम्हारे पास क्या होता है PHN, अब यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड N और ये आ जाएगा PH। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, दैट इज योर एजोबेंजीन। तो एजोबेंजीन की फॉर्मेशन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ कार्बाइल अमीन, तो कार्बाइल अमीन में आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी RNC। और कार्बाइल अमीन टेस्ट होता किसके लिए, प्राइमरी अमीन्स के लिए स्पेसिफिकली होता है। अगला देखो, द सब्सटेंस विच चार्ज ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना जिसमें पानी प्रेजेंट होता है, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम ही क्या होता है, वाटर को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वाटर। और अगर तुम पानी को रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा, रिमूवल ऑफ वाटर इज देयर। पानी को रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन
वाटर सारा का सारा निकल जाएगा। तो हमारे पास कौन सा सब्सटेंस 4 होता है ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सिर्फ काला सा तुम्हारे पास क्या बचेगा, रेजिड्यू बचेगा, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। आगे देखो, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय, जब भी हमारे पास क्या पूछेंगे, स्टेबलाइजेशन पूछेंगे कोई भी स्ट्रक्चर की, तो वो किससे स्टेबलाइज्ड होता है बच्चे, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी किससे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबलाइज होता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। तो अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूं तो ये याद रखने वाला है, जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, वो हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं होता, दिस इज अ हार्मोन। और बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कब प्रोड्यूस होता है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन जो होता है दैट इज अ हार्मोन विच इज जनरली प्रोड्यूस जब कोई प्रेग्नेंट होता है, उस केस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज्यादा हमारे पास प्रोड्यूस होता है। आगे देखो 17, when 48 gram of methane is burned with excess of oxygen, how many gram of CO2 are produced? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले जनरल इक्वेशन लिखनी है। तो मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न करोगे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने 4, ये कर लो 4, ऑक्सीजन कितने यहाँ इस तरफ थे 4, इधर 2, तो यहाँ ये कर लिया 2। तो इक्वेशन क्या बन गई, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस वाटर। अब मुझे इक्वेशन बच्चे क्या बता रहा है, इक्वेशन बता रहा है कि कितने को 12 प्लस 4 16 ग्राम मिथेन को हमारे पास कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है भाई, वो 44 ग्राम CO2 प्रेजेंट कर हमारे पास बना रहा है। मुझे 48 ग्राम का निकालना है कि 48 ग्राम मिथेन कितना देगा, तो कितना देगा 44 बाय, दैट विल बी 44 बाय 16 इंटू 40, तो 16 3 is 48, आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 132 ग्राम। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, तो विच पीरियड एंड ग्रुप डज द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2H7 बिलोंग। तो सबसे पहले कितने 1 2 3, 3 शेल है तो हमारे पास किधर का होगा, दिस विल बी अ मेंबर ऑफ द थर्ड पीरियड। अब कौन सा हमारे पास क्या है, ग्रुप है, तो 7 है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन किसके केस में होता है, ग्रुप नंबर 17, दैट इज योर हैलोजन। तो मतलब ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 17, और हमारे पास पीरियड कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप। 19 देखो, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो V मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दो था ना, तो क्या था, √2RT/m, याद रखना मास को किलोग्राम में लेते, तो √2, R की वैल्यू 8.314 लोगे, या कैलकुलेशन करनी होती है ना तो 25/3 ले लिया करो, आसानी से कैलकुलेशन भी हो जाती है। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लोगे, टेम्परेचर इन केल्विन विल बी 273, और मास लेना था किलोग्राम में, तो हाइड्रोजन का मास H2 था ना, सो दैट विल बी 2 into 1000। अब बस सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। तो बच्चे जब हम 19th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज फॉर ऑर्थो 1,2 एंड मेटा 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या एंगल दे रखे, ऑर्थो का बता दिया, मेटा का एंगल बता दिया 120 डिग्री है, रेशियो निकालना रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चे जब भी हमारे पास क्या दे रखे होते हैं, जब भी हमारे पास एंगल्स आगे, तो एंगल्स के केस में हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करेंगे, हम इस केस में बच्चे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जरा उसको ध्यान से देख। अब या तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, या एक डायरेक्ट ट्रिक बताती हूँ, ये जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 20th की बात करते हैं, तो डायपोल मूवमेंट का ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू बॉन्ड मूवमेंट, 2 इंटू बॉन्ड मूवमेंट कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ये होता है फॉर्मूला।
अब इसने रेशियो बोला था ना, तो मुझे बताया भी नहीं कौन सा कंपाउंड है, तो मुझे बॉन्ड मूवमेंट के बारे में तो कुछ आता पता है ही। तो तुम ऐसे याद रखा करो, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा बाय 2, इससे याद रखा करो। तो अब रेशियो ले लो, हमने क्या लेना था, म्यू 1/म्यू 2 का रेशियो ना, वो ले लो जरा, म्यू 1/म्यू 2, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1/2 अपॉन कॉस थीटा 2/2। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा इस केस में, म्यू 1/म्यू 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, पहले का एंगल कितना दे रखा था 60/2 दैट इज 30, और कॉस थीटा 2 कितना दे रखा था 120/2 दैट इज 60। तो कॉस 30 बाय जब तुम कॉस 60 करोगे ना, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 1.72। तो करके देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई ऐसी स्पीशीज आती है ना, इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं। देखो, जब मैं किसकी बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 के केस में क्या दे रखा है, बॉन्ड लेंथ बताना। जब भी ऐसी स्पीशीज दे रखी है जैसे O2 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 एंड O2+, पहला काम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन थे तो 16, 2- का मतलब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास। O2- के पास कितने होंगे, दैट विल बी 16 + 1 17। O2 के पास कितने होंगे, दैट विल बी 16 इलेक्ट्रॉन, और O2+ के पास होंगे 15 इलेक्ट्रॉन। अब जब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हो, सबसे पहले क्या निकालना आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, क्या होती है कि जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है ना, उसमें बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है 3 का, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा 3 का। अगर इससे ऊपर गए या इससे नीचे गए, 2 पॉइंट जो होता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो 0.5 से कम होता रहता है। जैसे अगर मैं 13 की बात करूँ, 12 11, यहाँ मैंने बोल दिया 15 16 17 और 8, तो 3 14 में मैक्सिमम, 13 में 0.5 कम करो 2.5, 12 में और 0.5 करो 2, 15 में 3 से 0.5 कम करा 2.5, 2.5 से 0.5 कम करो 2, 1.5 एंड 1, ऐसे आ। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 14 होता है। उसके ऊपर जाओगे मतलब अगर नंबर बढ़ रहा है या नंबर कम हो रहा है, बस तुम 0.5 से डिक्रीज करते जाओगे। तो देखो अब 18 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना 1 का, 17 के लिए 1.5 का, 16 के लिए 2, और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, दैट इज योर 2.5। अब बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकता है, या बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है वो हमारा बॉन्ड एटम बताता है, या बॉन्ड ऑर्डर बताता है। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बच्चे बात करती हूँ, तो इस केस में हमारे पास क्या हो, अब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी कम उसकी लेंथ होती है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर का पूछता अगर ऑर्डर, तो क्या आता, O2+, उसके बाद O2, फिर आता O2-, फिर आता O2-2-। बॉन्ड लेंथ का पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ का क्या आ जाएगा, O2-2- की सबसे ज्यादा, फिर O2- की, फिर O2 की, फिर O2+ की, तो बिल्कुल उल्टी हो। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या दे रखा है, a proton Hb is coupled to 4 equivalent proton Ha, the multiplicity and relative intensity is। अब मान लो ये कोई था Hb, और ये किसके साथ है हमारे पास, 4 इक्विवेलेंट प्रोटोन के साथ हमारे पास कनेक्टेड। मान लो ये जो कार्बन था इसके पास 4 इक्विवेलेंट प्रोटोन्स थे। अब जब भी हम बात करें इसकी वजह से क्या होगी, इसकी स्प्लिटिंग होगी, तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, n+1 दैट विल बी 4+1 इक्वल टू 5, 5 में स्प्लिट करेगा, और 5 वाले को बोलते हैं क्विंटेट। और क्विंटेट क्या करता है, पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करता है क्विंटेट। तो सबसे पहले आंसर तो क्विंटेट। अब पास्कल ट्रायंगल क्या होता है तो ये बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हमारे पास 2 सिग्नल आते तो इंटेंसिटी होती है 1:1। 3 आएगा सिग्नल तो 3 में स्प्लिटिंग होती है, तो क्या आता है 1:2:1। अगर 4 में होता है तो 1 और 1 को ऐसे लिख दो, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, तो 1:3:3:1 आता है।
फिफ्थ के केस में 1 और 1 ऐसे लिख दो, इसको ऐड करो, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1:4:6:4:1 आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव नंबर, हमारे पास क्या करेगा बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव नंबर विल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बोल रहा है। तो नियर इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना, वो 200 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स वाला जो हमारे पास वेव नंबर होता है, उसको नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या दे रखा है? 2 moles of 1 bar and 298 Kelvin are compressed at constant temperature by use of constant pressure of 5 bar. The work done in joule is। तो बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? कांस्टेंट 2 moles of gas by use of constant pressure बोल दिया। जब भी कांस्टेंट प्रेशर बोलता है ना, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है बच्चे? तुम्हारे पास इस केस में रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल डायरेक्टली नहीं लिखता है, इरिवर्सिबल लिखा नहीं मिलेगा। अगर मिलता है वर्क इज डन अगेन कांस्टेंट प्रेशर, वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? दैट इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क कैसे निकालते हैं? कंप्रेशन है ना, वर्क सिस्टम पे हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? P इंटू कंप्रेशन पे वर्क पॉजिटिव लेते हैं, तो आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। अब P एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो तुमने कांस्टेंट रखा, उससे बोला 5 बार कांस्टेंट दे रखा था, पर वॉल्यूम की वैल्यू तो दे नहीं रखी। तो वॉल्यूम को बच्चे हम कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? NRT बाय P2 माइनस NRT बाय P1, ये आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस केस में सबसे पहले मैं NRT की वैल्यू बाहर निकाल दी, तो NRT निकाला बाहर, तो आ जाएगा 1/P2 माइनस 1/P1। यस। अब हमारे पास 2 moles ऑफ गैस एट 1 बार की बात कर रहा है, राइट? तो यहां से हम क्या करते हैं? P2 को भी बच्चे क्या कर लेंगे, यहां से किसको कॉमन ले लेंगे? P2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5NRT इज इक्वल टू 1 माइनस P2 बाय P1, ऐसे आ जाए। तो बस अब तुमने क्या करना था? वैल्यूज पुट कर देनी थी, तो यू विल गेट योर आंसर। या ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारे पास ये P2 था ना, देखो ऐसे बोलो कि ये जो P2 था, P एक्सटर्नल वाज 5 ना, दैट वाज P2, 5 बार में चला गया था। तो मैंने क्या करा? P2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? देखो, इसको मैं 5 की जगह P2 लिख देती हूँ, 5 को हटा दो, 5 की जगह जरा P2 लिख दो, तो क्या आ जाएगा? ये P2 बाई P2 माइनस P2 बाई P1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस P2 बाई P1। तो बस वैल्यू पुट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। जब सॉल्व करोगे ना, द आंसर कम्स आउट टू बी बी ऑप्शन 19820। दोनों तरीके से कर सकते हो, पर अगर कैलकुलेशन छोटी करनी है तो दिस इज अ बेटर मेथड। अगला क्या दे रखा है? 25th, अ फैक्ट्री ऑपरेट्स विद सुपर हीटेड स्टीम इंजन, हमने निकालनी है इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ईटा कैसे निकलता है? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। नीचे जो होगा टेम्परेचर, उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ लिख देती हूँ T2 इज ग्रेटर देन T1। याद रखना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना नहीं भूलना। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस, अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 573, और ऊपर वाला कितना आ जाएगा? 293 केल्विन। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, द आंसर कम्स आउट टू बी 49%। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो 26। अब 26 हमारे पास क्या था? 26 को मैं अलग से तुम्हें बताती हूँ। तो 26 वॉज एन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं था, बट हाँ आया हुआ था, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, बट हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन इस पे तुम्हें करनी पड़ती, और एक ही चीज यहाँ मैंने तुम्हें समझाई। देखो अब 26 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रखा है, आइडियल गैस बिहेवियर है इक्विलिब्रियम। हमें क्या दे रखा है, केपी की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ 10% कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये बोला। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या देता है, अमोनिया। हाइड्रोजन कितना था हमारे पास 3, नाइट्रोजन 2 था, तो इसको बैलेंस कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। अब मुझे पता है जब हम केपी की वैल्यू निकालते हैं वो क्या आएगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और साथ में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। तो मुझे तो प्रेशर की वैल्यू दे नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, और कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज कन्वर्टिंग। अब बच्चे नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं, ये कन्वर्ट हो कैसे रहे, तो टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ 10% कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो अगर यहां से देखो 10% कन्वर्ट हो रहा है, यस ये 10% कन्वर्ट हो रहा है, तो अमोनिया कितना बनेगा 20%, हाइड्रोजन कितना यूटिलाइज होगा 3 into 10, दैट विल बी 30%। हमें तो किससे मतलब होता है बच्चे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम हमेशा रिमेनिंग कंसंट्रेशन की बात करता है, तो यहाँ कितना होगा 80% बचा होगा, इधर कितना बचा होगा बच्चे, यहाँ अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं 80 भी क्या 100 - 10 दैट इज 90% बचा होगा ना, हाइड्रोजन का कितना बचा होगा 70%, और ये अमोनिया कितना फॉर्म हुआ है 20% फॉर्म हुआ है। तो इस केस में बच्चे अब हमने क्या करना है, अगर मैं इसको पॉइंट पे बोलूं दैट विल बी 0.9, ये हो जाएगा 0.7, और ये हो जाएगा पॉइंट। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आया ना, मुझे तो क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो जब भी तुमने प्रेशर निकालना है फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का, तो वो किसके बराबर होगा, डाल्टन्स लॉ लगाओ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास, कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो टोटल प्रेशर हम निकाल सकते हैं, वो तो हमारे लिए निकालना पॉसिबल है, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर मैं यहाँ से टोटल प्रेशर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा 0.9 प्लस 0.7 प्लस 0.2 के बराबर। जब सॉल्व करोगे दैट कम्स आउट टू बी 1.8। तो बस अब कर लो, प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के कितने मोल्स थे, दैट वाज 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आएंगे, दैट विल बी 1.8 इंटू पी। इसको पीटी नहीं था, यहाँ हमारे पास क्या था, दैट वाज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ गया 0.2 बाय 1.8 इंटू पीटी। अगर मैं बात करूं किसकी, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की, तो वो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.7 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू टोटल प्रेशर पीटी। अगर मुझे किसके लिए निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है ऑफ अमोनिया, हो गया हाइड्रोजन, हो गया कौन रह गया था नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना था हमारे पास 0.9, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड है मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू पी। बस सॉल्व कैसे करना था, केपी की वैल्यू पुट करते, केपी कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। प्रेशर ऑफ अमोनिया था 0.2 पी अपॉन 1.8 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 0.9 पी अपॉन 1.8 इंटू 0.7 पी अपॉन 1.8 का क्यूब। जब सॉल्व करोगे ना इसको, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 51.2 बार। तो इस वाले क्वेश्चन क्या था 51.2 बार था, बस तुम्हें ये पता लगना चाहिए था। बोल क्या रहा है, इक्विलिब्रियम में हमेशा बोलते हैं रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे, तो 90% नाइट्रोजन का बचा था, हाइड्रोजन का
70% बचा था, अमोनिया कितना फॉर्म हुआ था 20%। तो बस फिर वहां से प्रेशर की वैल्यू निकालते और पुट कर देते, सो यू मस्ट हैव गॉट द आंसर। चलो 27 देखो, an exothermic reaction is allowed to reach equilibrium if heat energy is then removed। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, मान लो ये कोई रिएक्शन था, आर गिव्स प्रोडक्ट, ये मैंने बोला एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट बाहर को निकल, अब जैसे जैसे हीट को मैं बाहर निकालते रहूंगी सिस्टम और हीट प्रोड्यूस करेगा। कौन बोलता है ये? ली चेकलियर्स प्रिंसिपल। जो भी चेंज करोगे ना उसको अंडू करने की कोशिश करेगा तुम्हारा सिस्टम, वो बोलता है ली चेकलियर्स प्रिंसिपल। तो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम, कौन सी तरफ को और हीट बन रही है, तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 28, कैलकुलेट या चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग आयन। तो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इस केस में बच्चे हमारे पास क्या होने वाला, अब जब हम बात करते हैं रुबीडियम आरबी प्लस, इसका क्या है, लार्ज साइज है, और अगर लार्ज साइज है ये क्या होगा, ये हाइड्रेटेड कम होता है, दिस इज लेस हाइड्रेटेड, मतलब ओवरऑल इसका साइज छोटा होता है ना, तो मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी मतलब मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। वाइल जो लिथियम होता है वो बड़ा स्मॉल होता है साइज, और अगर स्मॉल है साइज में वो बड़ा ज्यादा हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड का मतलब ढेर सारे पानी उसको घेर के बैठे। एज अ रिजल्ट अगर मुझे ढेर सारे लोग घेर के बैठ जाए तो मैं अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाऊंगी, इसकी मोबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो करेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा रुबीडियम का, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम एंड लिथियम। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या दे रखा है, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम हैलाइड इज फाउंड टू बी दिस। तो लेमडा इंफिनिटी दे रहा है किसकी, लेमडा इंफिनिटी मिल रही है लिथियम एक्स। तो कभी भी किसी सॉल्ट के लिए हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालता है तो वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द आयंस, जिस आयन से वो बना हुआ है। तो बस अब वैल्यू पुट कर लो, क्या क्या थी हमारे पास, लिथियम की दे रखी थी LiX की 76.8 इंटू 10⁻⁻⁴। हमने किसकी निकालनी है, एक्स की ना, तो लिथियम आयन की भी दे रखी है, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो 42.2 इंटू 10⁻⁻⁴। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। 30 है देखो, डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आधा यूनिट ऑफ, डेसीमीटर क्यूब लीटर के इक्विवेलेंट होता है, तो ये है क्या दे रखा, लीटर पर मोल पर सेकंड। के यूनिट निकालना, के यूनिट देखने से ही पता लग जाता है क्या आंसर होगा ऑर्डर का, कैसे, मोल 1 माइनस एन लीटर, n-1 पर सेकेंड। अब n की वैल्यू में क्या रखूं, चेक करो कि लीटर जो है वो पॉजिटिव आ जाए, n की वैल्यू जब 2 रखूंगी तभी बनेगा ना ये, मोल -1, जब n की वैल्यू 2 पुट करी ये आ जाएगा लीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फिजियोप्शन। फिजियोप्शन इरिवर्सिबल है, ये गलत है भाई, वो रिवर्सिबल होती है। क्यों होती है रिवर्सिबल, रीजन बीइंग वीक फोर्स होता है, वीक फोर्सेस आर इन्वॉल्व, और अगर वीक फोर्स है तो रिवर्स करना आसान होता है। तो इनकरेक्ट कौन सा था, दैट वाज ऑप्शन नंबर। फिजियोप्शन डिक्रीज करती है राइज इन टेम्परेचर से, बिल्कुल, क्योंकि वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में चेंज हो जाती है, हाई टेम्परेचर में changes to chemical adsorption, to chemical adsorption। अगला क्या दे रखा है, फिजियोप्शन occurs at low temperature, करेक्ट, हीट evolved in the फिजियोप्शन is low, ये भी बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा था, दैट वाज ए। आगे दे रखा है पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, बीसीसी का रैंक कितना, 2। डेंसिटी दे रखी है, लेंथ निकालनी है, लगा दो फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू जमना, Z is what? That is your rank. M is your molecular mass. N is your Avogadro's number. और A क्या है? That is your edge length. तो जब सॉल्व करोगे ना इसको, the answer comes out to be option number D. That is 5533.3.
देखो अगला क्या दे रखा है हमारे पास, that is the mass of solute of molar mass 404 gram per mole that should be dissolved in 150 ml of water to reduce its vapor pressure to 20.3 torr। तो ये कहां से दे रखा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्वेश्चन। तो कैसे होता है फॉर्मूला इसका, ओरिजिनल माइनस सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब mass of solute of molar mass 404 gram that should be dissolved in 150 ml of water to reduce its vapor pressure to 20.3 torr। तुमने वेपर प्रेशर में जो रिडक्शन करनी है वो कितनी है, दैट इज 20.3 टॉन। ओरिजिनल भी दे दिया 23.75, तो ओरिजिनल है 23.75, सॉल्यूशन का कितना 20.3 डिवाइडेड बाय 23.7। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट का हम कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू दी सॉल्वेंट, तो इसलिए नीचे एनबी नहीं लिखा है। तो एनबी निकाल दो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 404, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, अच्छा सॉल्वेंट क्या दे रखा है, वाटर, तो गिवन वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन वेट 150 ml ऑफ वाटर ना, एक मिनट दो, मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ 404 दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 150 ml वाटर, 150 ml ऑफ वाटर दे रखा है हमारे पास। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दिया इधर हमने 404, और यहाँ दे रखा था Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर हम निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ कर दो। देखो 33 वाले की अगर मैं बात करूं, द मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 404 ग्राम पर मोल दैट शुड बी डिसॉल्व इन 150 ml ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 20.3 टॉन। ये ml की जगह ना, ये क्वेश्चन गलत है, ml की जगह सबसे पहली चीज यहाँ ग्राम आएगा, तभी गड़बड़ हो रही है यहाँ, क्योंकि अगर 150 ग्राम दे रखा है वाटर तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, गिवन वेट वाज 150 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वाटर का 80। आप सॉल्व करना, वेट आ जाएगा, और वेट की जो वैल्यू होगी ना, दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 489 आएगा। ये करना सॉल्व, यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ था, यहाँ 150 ग्राम आएगा, ml नहीं आएगा। 34 देखो, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर दे रखा है इज लाइंग इन डी जेड स्क्वायर, तो अगर डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, तो जेड दिख रहा है ना, इसका मतलब जेड एन है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, और ये जेड एन है, जेड एन का मतलब कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल होगा, कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। 35 देखो, व्हेन एयर इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ COF2 क्या बनेगा, कोबाल्ट +3 में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का दिखाता है, यस और कोबाल्ट +3 बच्चे हमारे पास क्या बनाता है, कोबाल्ट +3 हमेशा ही क्या रिजल्ट करेगा, लो स्पिन या हाई स्पिन में हमारे पास, क्योंकि फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, COF6 3- और ये हाई स्पिन होगा नेचर। अब देखो 36, the diamagnetic complex thorium oxalate 4N-, the value of N should be,
तो थोरियम जो होता है ना वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो अगर +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मतलब यहाँ तुम्हारे पास +4 बनना चाहिए। तो कब बनेगा देखो, अगर मैं थोरियम को ले लूं एक्स, ऑक्सलेट पे कितना चार्ज -2 का, -8 इक्वल टू एन की वैल्यू क्या लूं कि आंसर +4 आए, -4 ना। तो x इज इक्वल टू -4 + 8 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास n वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, ओजोन लेयर इज बीइंग अफेक्टेड बाय, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सिल्वर क्लोराइड एक्सेस अमोनिया वाज एडेड, अगर ज्यादा अमोनिया डाल दो, सिल्वर +1 हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का ही दिखाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, AgNH3 ट्वाइस Cl। ये भी रिपीटेड है। अमंग ग्रुप 3 एलिमेंट द मोस्ट स्टेबल यूनिवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेटस, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलता है। जब भी नीचे को जाओगे क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। तो ये है बाल, गाल, इनता, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बोरोन फैमिली दे रखा है। तो ये क्या है, दिस इज अ ग्रुप 13। ग्रुप 13 में हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3, दूसरी कौन सी होती है +1 की, नीचे जाके +1 ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थेलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ट्रायंगुलर क्लस्टर ऑफ Fe3CO12 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ईच मेटल निकालना है। ये भी हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर 36 ही आएगा। क्यों, क्योंकि Fe3CO12 में 2 ब्रिजिंग CO होते हैं, 2 ब्रिजिंग CO इज प्रेजेंट। तो स्ट्रक्चर होता है ऐसे, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ 3 CO, इधर 3 CO और इसमें 4, इसके पास टोटल 4, बस फिर निकाल के देख लेना 36 है। अगला हमारे पास क्या है, जिंक कोर्स व्हेन रोस्टेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। रोस्टिंग का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे इसको बर्न कर दो, तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए। अगला क्या है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड। क्या था, आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई या लाइटर आइसोटोप क्या करता है, जल्दी हमारे पास रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजन जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ड्यूटेरियम। आइसोटोप इफेक्ट क्या बोलते हैं, लाइटर आइसोटोप reacts faster, reacts faster। 43 देखो, ये भी रिपीटेड, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.5H2O, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, एयर इज पॉल्यूटेड बाय, ये भी रिपीटेड था, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, पेस्टिसाइड, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑल ऑफ द थ्री अबव आर। आगे क्या दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ IR स्पेक्ट्रम ऑफ SO2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बच्चे अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं, पहले तो ये नॉन लीनियर है। अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड बच्चे हमारे पास नॉन लीनियर, तो वाइब्रेशंस कैसी आएगी, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस जो निकालते हैं ना नॉन लीनियर के लिए निकालते हैं 3n -6। तो कितने थे, 3, 3 × 3 -6। तो ये आ जाएगा टोटल 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और बच्चे इस केस में हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे तीनों के तीनों IR एक्टिव होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, ऑक्सीजन इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। ऑक्सीजन किसके साथ ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, मायोग्लोबिन के साथ। मायोग्लोबिन क्या करता है, स्टोर करता है O2। लेयर प्रोसेस, ये भी रिपीटेड, किसके लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। 48 भी रिपीटेड था, फॉर्मेल्डिहाइड अगर है तो ये था स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड था तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, और लोन पेयर प्रेजेंट था, लोन पेयर को बोलते हैं N, नॉन बॉन्डिंग, तो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी। तो इस केस में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 देखो, the protoned couple 13C NMR spectrum of acetic acid was recorded, which one of the following is correct statement। कौन दे रखा था, acetic acid, CH3COOH।
अब एसिटिक एसिड के केस में बच्चे हमारे पास क्या होगा, इस केस में ये क्या है, प्रोटोन कपल्ड है, मतलब तुमने कपलिंग भी देखनी। तो यहाँ कार्बन और कार्बन की वजह से एक सिग्नल, और यहाँ इस कार्बन की वजह से एक सिग्नल, तो टोटल 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे। दैट इज फॉर श्योर, 2 सिग्नल तो देखने को मिलेंगे। क्या स्प्लिटिंग होगी? बिल्कुल स्प्लिटिंग विल बी देयर, क्यों? क्योंकि कपलिंग है, स्प्लिटिंग होगी, क्यों? क्योंकि कपलिंग करवा रहे। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी बच्चे? अब खुद सोचो, हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे पास n+1 रूल, ये क्या दे देंगे, दिस विल गिव यू अ क्वार्टेट। और इधर COH ऐसा था ना, कार्बन और हाइड्रोजन तो बहुत दूर है, तो क्या कपलिंग होगी? द आंसर इज नो। तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, इधर एक सिंगलेट ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट शोज 1 क्वार्टेट एंड 1 सिंगलेट। 50th देखो, when chlorine is passed through propene at 400 degrees Celsius, which of the following is formed? तो बच्चे जब भी हमारे पास क्या मिलता है, दैट इज प्रोपीन था, प्रोपीन जो होगा दैट विल बी दिस, ये आ गया तुम्हारे पास प्रोपीन। अब प्रोपीन का रिएक्शन किस पे कर रहे हो, 400 डिग्री सेल्सियस, और क्लोरीन का रिएक्शन कर, तो जब हाई टेम्परेचर होता है ना, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है बच्चे, हाई टेम्परेचर में इधर सब्स्टिट्यूशन होने लग जाती है। क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन होती है। और सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या दिखता है कि जो तुम्हारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, वो हटके क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है। तो यहाँ क्या बनता है, अलाइल क्लोराइड इज फॉर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तुम्हारा होता है ये वाला पेपर भी सॉल्व। तो सारे ईयर के पेपर बहुत अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि लास्ट के तो जो 15 क्वेश्चन थे दे वर रिपीटेड। तो अच्छी तरह से तुम क्या करोगे, प्रिपेयर करो।